हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी विद परी। जो कि था 6 का हम लोगों ने समाप्त कर दिया था। 6 का हिस्ट्री और ज्योग्राफी 2 चैप्टर जो है समाप्त हो चुका है, 2 सब्जेक्ट जो है समाप्त हो चुका है। और 7 क्लास का आज हिस्ट्री स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि हिस्ट्री का आज फर्स्ट क्लास है। ठीक है, अगर आप 6 क्लास का नहीं पढ़े हैं तो आप जाके देखें, प्लेलिस्ट में वीडियो है, आप लोग जाके पढ़ लें वहाँ से। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। क्लास 7 का फर्स्ट क्लास है हिस्ट्री का। इसमें है पहला चैप्टर है 1000 वर्षों के दौरान हुए परिवर्तन की पड़ताल। देखते हैं 1000 वर्षों में क्या क्या परिवर्तन हुए हैं। हमारा इतिहास में 1000 वर्षों के पहले की पड़ताल देखते हैं, क्या क्या परिवर्तन था। जैसे कि आप लोग यहाँ मानचित्र देख रहे होंगे, ये मानचित्र है अल इद्रीसी का बनाया हुआ मानचित्र है। ठीक है, अल इद्रीसी, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है। मानचित्र पर नज़र डालते हैं। एक मानचित्र है ये, अरब भूगोल बेता अल इद्रीसी ने 1154 में बनाया था। कब बनाया था? 1154 में जो है ये मानचित्र बनाया गया था। जहाँ जो नक्शा दिया गया है या उसके द्वारा बनाए गए दुनिया के बड़े मानचित्र का एक हिस्सा है। ये जो है दुनिया का सबसे बड़े मानचित्र का एक हिस्सा है ये मानचित्र, और भारतीय उपमहाद्वीप को दर्शाता है। ये मानचित्र जो है किसको दर्शाता है? भारतीय उपमहाद्वीप को दर्शाता है। मानचित्र 2 देखेंगे कि फ्रांसीसी मानचित्रकार ने 1720 में बनाया था मानचित्र 2 को, जो कि यहाँ पे है। देखिए ये मानचित्र 2 है, इसको फ्रांसीसी इतिहासकार ने बनाया है। ठीक है, कब बनाया था? तो 1720 में बनाया था। और इसको कब बनाया गया ये मानचित्र को? 1154 में। दोनों नक्शे एक ही इलाके के हैं, मगर उसमें काफ़ी अंतर है दोनों में। देखिए काफ़ी, इसमें तो कुछ हम लोग को पता भी नहीं चल पा रहा है। और इसमें देखिए अपनी इंडिया दिखता है, यहाँ पे श्रीलंका है, इंडिया है, ये हमारा इंडिया है, लेकिन इसमें तो कुछ वैसा पता ही नहीं चल रहा है। दोनों में काफ़ी अंतर है, जो कि आप लोग देख रहे होंगे। ठीक है, अल इद्रीसी के नक्शे में दक्षिण भारत उस जगह है जहाँ हम आज उत्तर भारत ढूंढते हैं। जहाँ उत्तर भारत हम लोग ऊपर में देखते हैं, वहाँ दक्षिण भारत था इसमें फर्स्ट मानचित्र में। आज हम आज उत्तर भारत को ढूंढेंगे, और श्रीलंका का द्वीप ऊपर की तरफ है। जगहों के नाम अरबी, देखिए ये श्रीलंका है, उसमें था, दिए गए हैं। और उनमें कुछ पहले जाने पहचाने नाम भी है, जैसे कि उत्तर प्रदेश का कन्नौज, उत्तर प्रदेश में कन्नौज है। मानचित्र 2 यानी इसमें देखेंगे कि पहले मानचित्र के बनाने के लगभग 600 वर्ष बाद बनाया गया है। ठीक है, इस कालावधि में उपमहाद्वीप के बारे में सूचनाएं काफ़ी बदल गई थी। यह नक्शा हमें ज़्यादा अपरिचित लगेगा, जिससे उसमें विशेषकर तटीय इलाकों के बारीक ब्यौरे देखकर आश्चर्य होता है। यूरोप के नाविक तथा व्यापारी अपनी समुद्र यात्रा के लिए इस नक्शे का प्रयोग इस्तेमाल किया करते थे। इस नक्शे का जो है इस्तेमाल किया करते थे। 600 वर्ष हो गया था, जैसे 1154 में पहला मानचित्र बनाया गया था, और 1720 में जो है इस मानचित्र को फिर बनाया गया, जो कि 600 वर्षों के मतलब कि अंतराल है दोनों मानचित्र में। ठीक है, इतनी ही महत्वपूर्ण एक और बात यह है कि दूसरे युग का मानचित्र आंकलन का विज्ञान भी बहुत बदल गया था। इतिहासकार जब बीते युगों का दस्तावेजों और नक्शों और लेखों का अध्ययन करते हैं, तो उनके लिए उन सूचनाओं के संदर्भ, उनकी भिन्न ऐतिहासिक पृष्ठभूमि का ध्यान रखना जरूरी होता है। ठीक है, नई और पुरानी शब्दावली देखते हैं कि उसमें क्या नया और पुराना आया था। अगर समय के साथ साथ सूचनाओं के संदर्भ बदलते हैं, जो भाषा और अर्थों के साथ क्या होता है। ठीक है, ऐतिहासिक अभिलेख कई तरह की भाषाओं में मिलते हैं। ऐतिहासिक की बात करें तो बहुत सारे भाषाओं में मिलती है, और ये भाषाएं भी समय के साथ साथ बहुत बदली हैं। उदाहरण के लिए मध्ययुगीन की फारसी, आधुनिक फारसी भाषा में बहुत अंतर है। मध्ययुगीन की फारसी देख ले और अभी जो फारसी चलता हो उसमें देख ले तो बहुत ही भिन्न अंतर दिखाई पड़ेगा। यह भिन्नता सिर्फ व्याकरण और शब्द के भंडार में ही नहीं आई, बल्कि समय के साथ शब्दों के अर्थ में भी बदल जाते हैं। समय के सिर्फ किताबी भाषा यानी कि व्याकरण में ही अलग नहीं हुआ, बल्कि हम लोग जो आम भाषा बोलचाल है वो शब्दों में भी बदल जाते हैं। उदाहरण के लिए हिंदुस्तान शब्द ले लीजिए,
हिंदुस्तान शब्द ही ले लीजिए, आज हम उसे आधुनिक राष्ट्र राज्य यानी भारत के नाम से, मतलब कि इसका अर्थ क्या लेते हैं, भारत। ठीक है, भारत अर्थ में लाते हैं। 13वीं सदी में जब फ्रांसीसी के इतिहासकार मिन्हाज ए सिराज, फ्रांस के थे, सॉरी फारसी के एक इतिहासकार थे मिन्हाज ए सिराज ने हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किया था। हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किसने किया था, तो मिन्हाज ए सिराज। उसका आशय है पंजाब हरियाणा गंगा यमुना, पंजाब हरियाणा और गंगा यमुना के बीच में स्थित इलाकों से था उसका आशय। इस शब्द का राजनीतिक अर्थ में उन इलाकों के लिए इस्तेमाल किया था। हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग जो है उसमें, मतलब पंजाब हरियाणा और गंगा यमुना के जो है इलाकों के लिए हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किया था, जो दिल्ली के सुल्तान के अधिकार क्षेत्र में आते थे, और उस क्षेत्र के लिए प्रयोग किया था जो दिल्ली सुल्तान के जो है ना अधिकार क्षेत्र में आते थे, उसको हिंदुस्तान कहा था। सल्तनत के प्रचार के साथ साथ इस शब्द के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र भी बढ़ते गए, लेकिन हिंदुस्तान शब्द में दक्षिण भारत का समावेश कभी नहीं हुआ। इसके विपरीत 16वीं शताब्दी के आरंभ में बाबर ने हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग इस उपमहाद्वीप के भूगोल, पशु पक्षियों और यहाँ के निवासियों की संस्कृति का वर्णन करने के लिए किया। यह प्रयोग 14वीं सदी के कवि अमीर खुसरो, 14वीं सदी के कवि था अमीर खुसरो द्वारा प्रयुक्त शब्द हिंद के कुछ समान, मतलब समान था, मगर यहाँ भारत की एक भौगोलिक और सांस्कृतिक सत्व के रूप में पहचाना जा रहा था। जहाँ हिंदुस्तान शब्द से पहले वे राजनीतिक और राष्ट्रीय अर्थ नहीं जुड़े थे, जो हम आज जोड़ते हैं वैसा कोई अर्थ नहीं जुड़े हुए थे। ठीक है, किसी भी शब्द का प्रयोग करने से इतिहासकारों को बहुत सावधान रहना चाहिए, क्योंकि अतीत में उन शब्दों के कुछ अलग ही अर्थ होते थे। उदाहरण के लिए विदेशी जैसा सीधा साधा शब्द ही ले लीजिए, हमारे लिए आज इसका अर्थ ऐसा व्यक्ति जो भारतीय ना हो। जैसे कि विदेशी, आप ऐसे देख लीजिए, विदेशी जो कि हम लोग आज उसे भारतीय नहीं होता उसे विदेशी कहते हैं। मध्य युग में मानो किसी गांव में आने वाला कोई भी अनजाना व्यक्ति, मध्ययुग में मानते हैं कि कोई भी अनजान व्यक्ति जो उस समाज का या संस्कृति का अंग ना हो उसे विदेशी कहा जाता था। पहले जो है विदेशी किसे कहते थे, जो उस समाज का जो है अनजाना हो उसे ही विदेशी कहते थे। अब है जो कि जो इंडिया का ही ना हो पूरा, उसे विदेशी कहते हैं। ऐसे व्यक्ति को हिंदी में परदेशी या फारसी में अजनबी कहा जा सकता है। इसीलिए किसी नगरवासी के लिए वनवासी विदेशी होता था। किंतु एक ही गांव में रहने वाले दो किसान अलग अलग धार्मिक या जाति परंपराओं से जुड़े होने पर भी एक दूसरे के लिए विदेशी नहीं होते थे। इतिहासकार और उसके स्रोत के बारे में देखना। इतिहासकार और उसके स्रोत। इतिहासकार युग का अध्ययन करते हैं। इतिहासकार जो होते हैं वो युग का अध्ययन करते हैं और उनकी खोज की प्रकृति क्या है इसे देखते हुए वे अलग अलग तरह के स्रोतों का सहारा लेते हैं। उदाहरण के लिए पिछले साल आपने गुप्त वंश के शासकों और हर्षवर्धन के बारे में पढ़ा। इस पुस्तक में हम मोटे तौर पर 700 से 1250 ईस्वी तक लगभग 1000 वर्षों के बारे में पढ़ेंगे। इस पुस्तक में पढ़ेंगे। इस काल के अध्ययन के लिए इतिहासकार जिन स्रोतों का प्रयोग किया उनमें आपको बहुत सी बातें जो हैं ऐसी मिलेगी जो पिछले युग से वैसे ही चली आ रही है। इतिहासकार इस काल के बारे में सूचना इकट्ठी करने के लिए अभी भी सिक्कों, शिलालेखों, स्थापत्य किसे कहते हैं, तो भवन निर्माण का कला होता है, तथा लिखित सामग्री पर निर्भर करते हैं। पर कुछ बातें पहले से काफ़ी भिन्न हैं। इस युग में प्रमाणित लिखित सामग्री की संख्या को और विविधता आश्चर्यजनक के रूप में बढ़ गई। इसके आगे इतिहासकार सूचनाओं के दूसरे प्रकार के स्रोतों का इस्तेमाल धीरे धीरे करने लगे। इस समय के दौरान कागज क्रमशः सस्ता होता गया और बड़े पैमाने पर उपलब्ध भी होने लगे कागज। लोग धर्म ग्रंथ, शासकों के वृत्तांत, संतों के लेखन तथा उपदेश, अर्जियां, अदालतों के दस्तावेज, हिसाब तथा करों के खाते आदि लिखने में इसका उपयोग जो है करने लगे थे कागज का। धनी व्यक्ति जो होते थे वो शासक, जन, मठ तथा मंदिर पांडुलिपियां एकत्रित किया करते थे। इन पांडुलिपियों को पुस्तकालय तथा अभिलेखागार में रखा जाता था। इन पांडुलिपि तथा
दस्तावेजों से इतिहासकार को बहुत सारी विस्तृत जानकारी मिलती है, मगर साथ ही इसका उपयोग कठिन है। इसका उपयोग जो है बहुत ही कठिन है। तो अभिलेखागार किसे कहते हैं? ऐसा स्थान जहां दस्तावेज, पांडुलिपि तथा संग्रहित किया जाता है। आज सभी राष्ट्रीय और राज्य सरकार के अभिलेखागार होते हैं, जैसे जहाँ पे होते हैं बहुत सारे दस्तावेज होते हैं, जहाँ वे अपने तमाम वस्तुएं को जो है रखते हैं। वहाँ पे पुराने सरकारी अभिलेख, लेन देन ब्यौरे का रिकॉर्ड होते हैं, वो उसे कहते हैं अभिलेखागार। ठीक है, तो उसमें कागज का धीरे धीरे महत्व बढ़ने लगे थे, मतलब बहुत अधिक संख्या में होने लगे थे। महत्वपूर्ण अंतर आ जाते होंगे। पांडुलिपियां की प्रतिलिपि बनाने में भी कुछ मतलब यही होता था, कुछ यही होता था। तो प्रतिलिपियां बनाते हुए लिपिक छोटे मोटे फेरबदल करते चलते थे। कहीं कोई शब्द, कहीं कोई वाक्य। सदी दर सदी जो है प्रतिलिपियों की भी जो प्रतिलिपियां बनती रही और अंततः एक ही मूल ग्रंथ के भिन्न भिन्न प्रतिलिपियां एक दूसरे से बहुत ही अलग हो गई। इससे बड़ी गंभीर समस्या उत्पन्न हो गई, क्योंकि आज हमें लेखक की मूल प्रतिलिपि शायद ही कहीं मिलती है, क्योंकि उसके कॉपी नहीं, कोई अलग अपनी तरह से लिखा, कोई अपनी तरह से लिखा, इस तरफ से जो है प्रतिलिपियां बनती गई। हमें बाद के लिपिकों द्वारा बनाई गई प्रतिलिपियों पर ही पूरी तरह निर्भर रहना पड़ता है। इसीलिए इस बात का अंदाजा लगाने के लिए मूलतः लेखक ने क्या लिखा, इतिहासकारों को एक ही ग्रंथ की विभिन्न प्रतिलिपियों का अध्ययन करना पड़ता है। कई बार लेखक स्वयं भी समय समय पर अपने मूल वृत्तांत में संशोधन करते रहते हैं। लेखक भी करते हैं, अपने वृत्तांत करते रहते हैं। 14वीं सदी के इतिहासकार जियाउद्दीन बर्नी ने अपना वृत्तांत पहली बार 1356 और दूसरी बार जो है 2 वर्ष बाद लिखा था। कौन? जियाउद्दीन बर्नी। जो अपनी पहली बार जियाउद्दीन बर्नी जो था वो अपना वृत्तांत लिखा था 1356 में। ठीक है, दोनों में अंतर है, लेकिन 1971 तक इतिहासकारों को पहले वृत्तांत की जानकारी ही नहीं थी। यह पुस्तकालय के विशाल समाग्रहों में कहीं दबा पड़ा था। पहले जानकारी नहीं थी, दबा पड़ा हुआ था। नए समाज और राजनीतिक समूह के बारे में देखना है कि नए समाज कैसे आए और राजनीतिक समूह कैसी थी। ठीक है, सन 700 से 1750 के बीच 1000 वर्षों का अध्ययन इतिहासकारों के आगे भारी चुनौतियां रखता है। मुख्य रूप से इसलिए कि इस पूरे काल में बड़े पैमाने पर और अनेक तरह के परिवर्तन हुए। इस काल में अलग अलग समय पर नई प्रौद्योगिकी के प्रदर्शन होते हैं, जैसे सिंचाई में राहट, कताई में चरखे और युद्ध में आग्नेयास्त्र, बारूद वाले हथियार का इस्तेमाल। इस उपमहाद्वीप में नई तरह के खान पान भी आया, जैसे आलू, मक्का, मिर्च, चाय, कॉफ़ी। ध्यान रहे कि ये तमाम परिवर्तन जो है नई प्रौद्योगिकियाँ और फसलें उन लोगों के साथ आए जो नए विचार भी लेकर आए थे। परिणाम स्वरूप यह काल जो है आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक परिवर्तनों का भी काल रहा। इतना में पढ़ेंगे, 5, 6, 7 में आप इस बारे में जो है जानेंगे। इस युग में लोगों की गतिशीलता एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना बहुत ही बढ़ गया था। अक्सर अवसर की तलाश में लोगों के झुंड दूर दूर की यात्राएं करने लगे थे। इस उपमहाद्वीप में अपार संपदा और अपना भाग्य गढ़ने के लिए अपार संभावनाएं मौजूद थी। इस काल में जिन समुदाय का, देखिए यहाँ पे बैलगाड़ी के चक्के हैं शायद, महत्व भी जो है बढ़ा। उसमें से एक समुदाय था राजपूत, जिसका नाम था राजपूत। ठीक है, राजा का पुत्र से निकला है। राजपूत कहाँ से निकला है? राजा का पुत्र से। 8वीं और 14वीं सदी के बीच यह नाम आमतौर पर योद्धाओं के उस समूह के लिए प्रयुक्त होता था जो क्षत्रिय वर्ण के होने के दावा करते थे। जो क्षत्रिय वर्ण से होते थे उसे राजपूत कहा जाता था। राजपूत शब्द के अंतर्गत केवल राजा और सामंत वर्ग ही नहीं, बल्कि वे सेनापति और सैनिक भी आते थे जो पूरे उपमहाद्वीप में लगभग अलग अलग शासकों की सेनाएं में सेवारत थे। कवि और चारण राजपूतों की आचार संहिता, प्रबल पराक्रम और स्वाभिभक्त का गुणगान करते थे।
इस युग में राजनीतिक दृष्टि से महत्व हासिल करने के अवसर पर जो है अवसरों का लाभ मराठा, सिख, जाट, अहोम जो कि असम के था, कायस्थ यानी मुख्यतः लिपिकों और मुंशियों के कार्य करने वाली जाति को क्या कहते थे, कायस्थ आदि समूह उठाया, मतलब कि आदि समूह ने भी लाभ उठाया इसका। इस पूरे काल के दौरान जो है जंगलों की कटाई हो रही थी और खेती का इलाका बढ़ता जा रहा था। जंगल की कटाई हो रही थी और खेती जो है बढ़ती जा रही थी। कुछ क्षेत्रों में यह परिवर्तन अन्य क्षेत्रों की अपेक्षा अधिक तेजी से और पूरे तौर पर हुआ। कहता है पर्यावरण में परिवर्तन के कारण कई वनवासियों को मजबूर होकर स्थान छोड़ना पड़ा क्योंकि जंगलों की कटाई हो रही थी। कुछ और वनवासी जमीन की जुताई करने लगे और कृषक बन गए। कृषकों के ये नए समूह क्षेत्रीय बाजार मुखियाओं, पुजारियों, मराठों और मंदिरों जैसे प्रभावित होने लगे। वे बड़े बड़े जटिल समाज के अंग बन गए। उन्हें कुछ चुकाने पड़ते थे और स्थानीय मालिक वर्ग का बेगार करनी पड़ती थी। परिणाम स्वरूप किसानों के बीच आर्थिक और सामाजिक अंतर उभरने लगे। कुछ के पास ज़्यादा उपजाऊ जमीन होती थी तो कुछ जो है मवेशी भी पालते थे और कुछ लोग खेती से खाली समय में दस्तकारी आदि का कुछ काम कर लेते थे। जैसे जैसे समाज में अंतर बढ़ने लगे, लोग जाति और उपजाति में बांटे जाने लगे और उनकी पृष्ठभूमि और व्यवसाय के आधार पर उन्हें समाज में ऊंच नीच का दर्जा दिया जाने लगा। ये दर्जे अस्थायी नहीं होते थे। किसी जाति विशेष के समुदाय के हाथों में कितनी सत्ता, प्रभाव और समाधानों का नियंत्रण है, इसके आधार पर उसके दर्जे बदलते रहते थे। एक ही जाति का किसी क्षेत्र में कई दर्जा हो सकता था, किसी अन्य क्षेत्र में कोई और दर्जा हो सकता था। काम के आधार पर दिया जाता था। कैसे कि वो थोड़ा अच्छा काम कर रहा तो उसको अलग जाति से देखा जाता था और उसको अलग जाति का दर्जा दिया जाता था। अपने सदस्यों के व्यवहार का नियंत्रण करने के लिए जातियाँ स्वयं अपने अपने नियम बनाती थी। इस नियमों का पालन जाति के बड़े बड़े बुजुर्गों भी एक सभा करवाती थी, जिसे कुछ इलाकों में जाति पंचायत कहा जाता था। लेकिन जातियों को अपने निवास के गांव में रिवाजों का पालन भी करना पड़ता था। इसके अलावा कई गांवों पर मुखियाओं का शासन होता था। मिल मिलाकर वे किसी राज्य की एक छोटी इकाई भर होती थी। कुल मिलाकर कितना होता था तो किसी राज्य का छोटी इकाई भर लगभग होते थे। क्षेत्र और साम्राज्य के देखते हैं। क्षेत्र और साम्राज्य। अब चोल के बारे में देखते हैं। तुगलक और चोल या मुगल जैसे बड़े बड़े राज्यों के अंतर्गत कई सारे क्षेत्र आ जाते थे। जैसे दिल्ली के सुल्तान गयासुद्दीन बलबन जो कि 1266 से 1287, गयासुद्दीन बलबन का कार्यकाल रहा था 1266 से 1287 के बीच की प्रशंसा के एक संस्कृत प्रशस्ति के उदाहरण के लिए देखेंगे। उसे एक विशाल साम्राज्य का शासक बताया गया है जो कि पूर्व में बंगाल यानी गौड़ से लेकर पश्चिम में अफगानिस्तान के गजनी तक फैला हुआ था और उसमें संपूर्ण दक्षिण भारत भी आ जाता था। गौड़, आंध्र, केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र, गुजरात आदि भिन्न भिन्न क्षेत्रों के लोग उसकी सेना के आगे जो है पलायन कर जाते थे। इतिहासकार विजय अभियान के इन दावों को अतिशयोक्तिपूर्ण मानते थे। साथ ही वे यह समझने की कोशिश में भी लगे रहते थे कि शासक लोग इस उपमहाद्वीप के भिन्न भिन्न भागों में अपने अधिकार का उल्लेख क्यों करते हैं, ये भी सोचने लगे थे। यहाँ पे खुसरो के बारे में बताया जा रहा है कि सन 1318 की बात है। कवि जो है अमीर खुसरो ने इस बात पर गौर किया था कि इस देश के हर क्षेत्र में एक अलग भाषा है। सिंधी, लाहौरी, कश्मीरी, तेलंगानी, गौड़ ये सारे भाषाएं हैं। अमीर खुसरो ने आगे बतलाया कि इन भाषाओं के विपरीत एक भाषा संस्कृत भी है जो किसी क्षेत्र की भाषा नहीं है। संस्कृत जो है किसी क्षेत्र की भाषा नहीं है। यह एक प्राचीन भाषा है जिसे केवल ब्राह्मण जानते थे।
और आम जनता नहीं। जिसे जो है संस्कृत सिर्फ ब्राह्मण जानते हैं, आम जनता हम लोग संस्कृत तो अच्छा से पढ़ भी नहीं सकते हैं, तो ब्राह्मण बहुत अच्छे से पढ़ लेते हैं। अमीर खुसरो द्वारा उल्लेखित भाषाओं की एक सूची बनाई। ठीक है, ये मतलब संस्कृत के बारे में कौन बोलते हैं, तो अमीर खुसरो। सन 700 तक कई क्षेत्रों के अपने अपने भौगोलिक आयाम तय हो चुके थे और उनकी अपनी भाषा तथा सांस्कृतिक भाषाएं स्पष्ट हो गई थी। 9 में पढ़ेंगे, इसके बारे में अधिक जानकारी मिलेगी। ये क्षेत्र विशेष शासक राजवंशों में भी जुड़ गए थे। इन राज्यों के बीच काफ़ी टकराहटें चलती रही थी। कभी कभी चोल, खिलजी, तुगलक और मुगल जैसे राजवंश जो है अनेक क्षेत्रों में फैला एक विशाल साम्राज्य भी खड़ा कर लेते थे। ये सभी साम्राज्य समान रूप से स्थिर या सफल नहीं हो पाते थे। उदाहरण के लिए 3 या 4 में तलिका और मुगल वंश के शासक कितनी कितनी अवधि चले, खिलजी और मुगल वंश के जो शासक की कितनी कितनी अवधि चले हैं। 18वीं सदी में मुगल वंश का पतन ढलान पर था। 18वीं सदी में जो है मुगल वंश पतन के ढलान पर था। फलस्वरूप क्षेत्रीय राज्य फिर भी उभरने लगे थे, लेकिन वर्षे से जो सर्व क्षेत्रीय साम्राज्यों का शासन चल रहा था उससे क्षेत्रों की प्रकृति बदल गई थी। उन पर कई छोटे छोटे राज्यों का शासन चल रहा था और उन राज्यों की बहुत सी बातें इस उपमहाद्वीप के अधिकतर भाग में फैले इन क्षेत्रों को विरासत में ली थी। इस तथ्य से का पता हमें उन कई परंपराओं से लगता है जो इन क्षेत्रों में उभरी थी। इन परंपराओं में कुछ एक दूसरे से भिन्न और कुछ एक समान थे। ऐसी परंपराएं हमें प्रशासन, अर्थव्यवस्था के प्रबंध, उच्च संस्कृति तथा भाषा के संदर्भ में मिलती है। सन 700 से 1750 के बीच में के कई मतलब के 1000 वर्षों में इन विभिन्न क्षेत्रों की प्रकृति एक दूसरे से कटकर अलग अलग नहीं पनपी थी। हालांकि इसके चरित्र की अपनी विशिष्टताएं बनी रही थी, अपनी विशिष्टताएं जो हैं बनी रही थी, मगर समन्वय के सर्व क्षेत्रीय ताकतों का प्रभाव भी उन पर पड़ा था। मुगल वंश के बारे में पुराने और नए धर्म के बारे में देखते हैं। इतिहासकार के जिन हजारों वर्षों के पड़ताल हम कर रहे थे इनके दौरान धार्मिक परंपराओं में कई बड़े परिवर्तन आए। वैदिक तत्व में लोगों की आस्था कभी कभी बिल्कुल ही व्यक्ति स्तर पर होती थी, मगर आम तौर पर इन आस्था का स्वरूप सामूहिक होता था। किसी दैविक तत्व में सामूहिक आस्था यानी धर्म प्रायः स्थानीय समुदायों के सामाजिक और आर्थिक संगठन से संबंधित होती थी। जैसे जैसे इन समुदाय का सामाजिक संसार बदलता गया, वैसे ही उनकी आस्थाओं में भी परिवर्तन आता गया। आज हम जिन्हें हिंदू धर्म कहते हैं उनमें भी इसी युग में महत्वपूर्ण बदलाव आए। इन परिवर्तन में से कुछ थे नए देवी देवताओं की पूजा, राजाओं द्वारा मंदिरों का निर्माण और समाज में पुरोहित के रूप में ब्राह्मणों का महत्व बढ़ता तथा बढ़ती सत्ता आदि सब सारे थे। संस्कृत ग्रंथों के ज्ञान के कारण समाज में ब्राह्मणों का बड़ा आदर होता था। इसके संरक्षक थे नए शासक जो स्वयं प्रतिष्ठा की चाह में थे। इन संरक्षकों का समर्थन होने के कारण समाज में इसका दबदबा और भी बढ़ गया था। इस युग में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन भक्ति अवधारणा के रूप में आया। जो कि भक्ति अवधारणा के रूप में आया। इसमें ईश्वर की कल्पना एक ऐसी प्रेमल इष्ट देवी देवता के रूप में की गई थी कि जिस तक पुजारी के विशद कर्मकांड के बिना ही भक्ति स्वयं पहुंच सके। इस विषय में और साथ ही दूसरी परंपराओं के बारे में आपको अध्याय 8 में मिलेगी। यही वह युग था जिसमें इस उपमहाद्वीप में नए नए धर्मों का भी आगमन हुआ। कुरान शरीफ का संदेश भारत में पहल जो है 7वीं सदी में व्यापारियों और आप्रवासी के जरिए पहुंचा। मुसलमान कुरान शरीफ को अपना धर्म ग्रंथ मानते थे। मुसलमान जो है किसको धर्म ग्रंथ मानते थे, तो कुरान को मानते थे। ठीक है, कुरान शरीफ को।
एक ईश्वर अल्लाह की सत्ता को स्वीकार करते हैं, जिसका प्रेम, करुणा, उदारता, अपने में आस्था रखने वाले हर व्यक्ति को गले लगाता है, चाहे उस व्यक्ति की सामाजिक पृष्ठभूमि कुछ भी रही हो। कई शासक और उनके विद्वान इस्लाम और उसके विद्वान धर्म स्त्रियों और न्याय स्त्रियों शास्त्रियों धर्मशास्त्रियों और न्याय शास्त्रियों अर्थात उलेमा को संरक्षण देते थे। हिंदू धर्म की ही भांति इस्लाम के अनुयायी भी अपने धर्म की अलग अलग तरह से व्याख्या करते थे। मुसलमानों में कुछ शिया थे, पैगंबर साहब के दामाद अली को मुसलमानों का विविधता सम्मत नेता मानते थे, और कुछ सुन्नी थे जो खलीफाओं के प्रभुत्व के स्वीकार करते थे। इस्लाम के आरंभिक दौर में इस धर्म का नेतृत्व करने वाले खलीफा कहलाते थे, और आगे भी इसकी परंपरा चलती रही। इस्लाम कहता अभी भी चल रहा है खलीफा के बारे में। इस्लामी न्याय सिद्धांत विशेषकर भारत में हनफी और सफ़ी ऐसे सिद्धांत हैं कि विभिन्न परंपराओं में भी कई महत्वपूर्ण अंतर रहे हैं। ऐसे ही धर्म सिद्धांतों तथा रहस्यवादी विचारों को लेकर भिन्नताएं देखने को मिलती हैं। समय और इतिहासकार के कालखंडों का विचार। इतिहासकार समय को केवल घड़ी या कैलेंडर की तरह नहीं देखते, यानी कि केवल घंटों, दिन, वर्षों बिताने के रूप में नहीं देखते हैं। उनका नजरिया यह है कि समय सामाजिक और आर्थिक संगठन में आने वाले परिवर्तन को झलकाता है। यह दिखलाता है कि विचारों और विश्वासों में कितना स्थायित्व रहा है और कितना परिवर्तन आ गया है। यदि अतीत को समान विशेषता रखने वाले कुछ बड़े बड़े हिस्सों, युगों या कालों में बांट दिया जाए तो कुछ समय अध्ययन आसान हो जाता है। 19वीं सदी के मध्य में अंग्रेज इतिहासकार ने भारत के इतिहास को 3 युग में बांटा, हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश। 19वीं सदी में यह विभाजन इस विचार पर आधारित था कि शासकों का धर्म एकमात्र महत्वपूर्ण ऐतिहासिक परिवर्तन होता है और अर्थव्यवस्था, समाज और संस्कृति में और भी कई महत्वपूर्ण बदलाव नहीं आता। इस दृष्टिकोण में इस उपमहाद्वीप की अपार विविधता की भी उपेक्षा हो जाती थी। इस काल विभाजन को आज बहुत कम इतिहासकार ही स्वीकार करते हैं। अधिकतर इतिहासकार आर्थिक तथा सामाजिक कारकों के आधार पर ही अतीत के विभिन्न कालखंडों की विशेषताएं तय करते हैं। पिछले साल अपने जो इतिहास पढ़े थे, मतलब क्लास 6 में, उसमें प्राचीन समाज के कई प्रकार का समावेश था। जैसे शिकारी संग्राहक, प्रारंभिक दौर के कृषि कृमि, शहरों और गांवों के निवासी और प्रारंभिक दौर के राज्य साम्राज्य। इस साल आप जो इतिहास पढ़ेंगे वो प्रायः मध्यकालीन इतिहास कहा जाता है। इसमें आपको कृषक समाज के विस्तार मिलेंगे, क्षेत्रीय सामाजिक और राज्यों के उदय, कभी कभी ग्रामवासियों और वनवासियों की कीमत, पर प्रधान धर्मों के रूप में हिंदू धर्म, इस्लाम धर्म के विकास और यूरोप के व्यापारिक कंपनियों का आगमन के बारे में और विस्तार से जानकारी मिलेगी। इसी में भारत के इतिहास के ये 1000 साल अनेक बदलाव के साक्षी रहे हैं। आखिर 16वीं और 18वीं शताब्दियाँ 8वीं या 11वीं शताब्दियों में काफ़ी भिन्न थी। इसीलिए इस सारे काल को एक ऐतिहासिक इकाई के रूप में देखना समस्याओं से खाली नहीं है। फिर मध्यकालीन की तुलना प्रायः आधुनिक काल से की जाती है। आधुनिकता के साथ भौतिक उन्नति और बौद्धिक प्रगति का भाव जुगाड़ हुआ। इससे आशय यह निकला कि मध्यकालीन रूढ़िवादी था और उस दौरान कोई परिवर्तन हुआ ही नहीं। लेकिन हम जानते हैं कि ऐसा नहीं था। इन हजार वर्षों के दौरान उपमहाद्वीप के समाजों में प्रायः परिवर्तन आते रहे और कई क्षेत्रों की अर्थव्यवस्था तो इतनी समृद्ध हो गई थी कि उसने यूरोप की व्यापारी कंपनियों को भी आकर्षित करना आरंभ कर दिया। इस पुस्तक को पढ़ते समय आप परिवर्तन के चिन्हों तथा यहाँ सक्रिय ऐतिहासिक प्रक्रियाओं पर ध्यान देते चले, और जब भी संभव हो इस पुस्तक में आप जो पढ़ रहे हैं उनका तुलना आप पिछले वर्ष से करें। तो ये समाप्त हो चुका है। ये सब आप बना लेंगे, ठीक है, क्वेश्चन आंसर।
सारा पढ़ाया गया है, विदेशी किसे कहते हैं। ठीक है, चलिए तो चैप्टर समाप्त हो चुका है। आप लोग अच्छे से पढ़िए, इसको समझ में आएगा पूरा। थोड़ा लॉन्ग चैप्टर था लेकिन अच्छे से समझ में आ जाएगा। आप लोग वीडियो देखेंगे ध्यान से, समझ में आ जाएगा। ठीक है, और जहाँ भी समझ में नहीं आता आप कमेंट करें। देखिए आप लोग लाइक नहीं कर रहे हैं तो लाइक ज़रूर करें और सब्सक्राइब भी करें। ठीक है, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।